हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ में। यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और पिछले कई दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस पेपर सॉल्व करा दूँ और साथ ही साथ सीएचएसएल का भी एग्जाम अभी आपका होने वाला है। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा आपके एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए मैं आपको कुछ प्रीवियस पेपर सॉल्व कराऊं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर मैं आज जो बता दूं कि आपका जो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। क्योंकि हल्का सा मैं बता दूं, अगर मैं ये जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूं, मेरे ख्याल से 20 तारीख तक शायद इसका लास्ट डेट है, तो एक बार आप लोग जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो आपका एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, जिसका एग्जाम आपका 2019 में हुआ था, ये जो आपका एग्जाम था ये आपका 2 अगस्त का पेपर है जो मैं अभी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। पहले दिन का पहले शिफ्ट का पेपर मैं अभी आपको सॉल्व करा रहा हूं। और चूंकि जो एग्जाम हुआ था वो आपका 2 अगस्त 2019 से स्टार्ट था, जो कि 22 अगस्त 2019 तक हुआ था। इस बीच में टोटल आपके 13 डेज में आपका पेपर को कंडक्ट कराया गया था और एक दिन में 3 शिफ्टों में पेपर को कंडक्ट कराया गया था। यानी टोटल आपके कितने हो गए? 13 गुना 3, टोटल 39 शिफ्टों में आपका एसएससी एमटीएस के पेपर को कंडक्ट कराया गया था। तो यहां पर उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के पास प्रीवियस पेपर होगा। अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा लिंक, एक बार जरूर से आप लोग डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हो, पैटर्न किस तरीके से था। और जो आपका एसएससी का जो ये आपका एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, मैथ का जो पैटर्न की बात करेंगे, मैथ का क्वेश्चन लेवल अच्छा था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी जो आपका एसएससी एमटीएस का पेपर होगा वो उसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। और वैसे भी आप लोग जानते हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो आपको एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस पेपर का एक बार पैटर्न देखना होता है कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हैं, ताकि आप उसी तरीके के क्वेश्चन के आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल मैं यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करता हूं। अभी हम लोग 2 अगस्त के पहले दिन के पहले शिफ्ट के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप ये सेशन को देख सकते हो, क्योंकि मैथ इज मैथ, ठीक है। आप मैथ यहाँ पढ़ो चाहे वहां पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मैथ मैथ होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर आप भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने लेवल देख रखा है, जो आपके क्वेश्चन है वो भी आपके सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो ये चीज आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, जितना आपके एसएससी एमटीएस वालों के लिए होने वाला है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 15 किलोमीटर का यात्रा करता है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के गति के साथ 25 किलोमीटर का एक और यात्रा करता है। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी है, ये आपसे पूछा गया था। यानी आपसे क्या पूछ रहा? एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत गति। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी टोटल जितना दूरी लिया है और जितने समय में लिया है वही मेरा क्या होता है? औसत गति होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? पहले 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, बाद में 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी 15 प्लस 25 हो गया, ये हो गया टोटल दूरी। अब टोटल दूरी को तय करने में टोटल समय कितना लगा है? तो पहले तो आपको पता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपका 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अब आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। यानी डिस्टेंस कितना हो गया आपका? डिस्टेंस 15 हो गया और स्पीड कितना हो गया? 30 हो गया। यानी 15/30 कितना हो जाएगा? आधा। यानी मैं लिख सकता हूं 0.5 घंटा इसको समय लगा है। प्लस फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहां समय कितना लगा होगा? 25/10, यानी क्या हो जाएगा? 2.5 घंटा यहां लगा है। ये हो गया मेरा टोटल टाइम। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 40, ये आपका 3 आ जाएगा, यानी 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि सारा कुछ मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये सब चीज को भी ध्यान देना। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था रेशियो प्रोपोर्शनल से, अनुपात से, समानुपात से। यहां पर पी और क्यू का रेशियो दे रखा था, आपको इसका रेशियो बताना था। तो अगर पी और क्यू का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है? 5 और 2 के अनुपात में दे रखा है। आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है? इसका अनुपात पूछ रहा है। अब आपसे अनुपात पूछ रहा है तो पी का वैल्यू 5 डाल दो और क्यू का वैल्यू 2 डाल दो, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्स तो कट ही जाना है। क्योंकि यहां पर अगर P और Q का अनुपात अगर 5 और 2 है, तो इसका मतलब जो P का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5x होगा, और Q का वैल्यू क्या होगा? 2x होगा। अब यहां पर ऐसे भी आप पुट कर सकते हो, तो 2 इंटू P का वैल्यू कितना है? 5x हो गया, माइनस 3Q, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x, यानी 3 गुना 2 6x हो गया। उसी तरीके से P का वैल्यू 5 है, तो 5 गुना 3 15x हो गया, माइनस 5 यहां पर कितना हो जाएगा? Q का वैल्यू 2x हो गया,
ये आपका 2x हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 5 गुना 2 10x हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, नीचे 15 में से 10 जाएगा तो ये 5x हो जाएगा, यानी x कट ही जाना था आपका लास्ट में। तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 4 और 5 का अनुपात, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं DI। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, ठीक है, जिनको समझना है इंग्लिश में समझ लो। अभी मैं आपको हिंदी में दिखाता हूं। और आपको मैं बता दूं, आपके MTS एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके DI से पूछे ही जाते हैं, वो भी अलग अलग डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले समझते हैं, ये आपका टेबल DI से क्वेश्चन पूछा गया था। समझते हैं कि क्या दे रखा है आपको। बोला है नीचे दी गई तालिका विभिन्न अलमारियों पर रखी गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। विषम और सम संख्या वाले विषय क्रमश कला और विज्ञान के हैं। यानी ये जो टेबल DI दे रखा है, क्या बोला, ये डिफरेंट अलमारी पर आपके सब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, और ये नंबर्स ऑफ बुक रखे हुए हैं। अब यहां पर एक आपको हिंट क्या दे रखा है कि जो विषम और सम संख्या वाला जो विषय है, ये आप देखो पहला वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या S1, ये विषम संख्या हो गया, यानी आपको ऑड नंबर में सब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑड नंबर वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो बुक किसका है, तो ये आर्ट्स का बुक है, ये बोल रखा है कला का बुक है। यानी ऑड नंबर में जो भी सब्जेक्ट है अलमारी पर, वो सारे बुक आपके कला के यानी आर्ट्स के बुक है। और जो इवन नंबर के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके किसका बुक है, वो साइंस के बुक है। ये आपको हिंट में मतलब आपको डेटा में दे रखा है। क्लियर है? सभी लोग समझ गए? मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन बोला है S1 पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की संख्या का औसत का अनुपात क्या होगा, बताओ। यानी रेशियो पूछ रहा है आपसे, किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, तो S1 पुस्तकों की संख्या, तो S1 पुस्तक में टोटल संख्या है कितना, तो ये 26 बुक है, तो ये 26 बुक हो गया। और आपसे क्या बोला है कि एवरेज, टोटल बुक का एवरेज के साथ, तो टोटल बुक का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी सभी बुक का औसत निकाल लेते हैं। तो मैं सभी को जोड़ लेता हूं जल्दी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 और 16 4 20, 26 और आपका 4 30 और ये 38, ये 38 का 8 हो गया, 3 कैरी, 4 3 7 3 10 13 16 19 21 और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी ये हो गया 238 बटा टोटल कितने सब्जेक्ट है, देख लो टोटल आपके 7 सब्जेक्ट है, तो ये हो गया इसका औसत। अब यही 7 को मैं ऊपर ले आता हूं डायरेक्ट से, तो इसी का अनुपात आपसे पूछा था, तो 7 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 7 ये 21 और 2 और 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये 13 गुना 2 26 और ये 17, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 13 और 17 का अनुपात, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था। बोला गया है 20% का वार्षिक ब्याज का दर से 2 वर्षों का 1200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, यानी कंपाउंडेड आपसे ईयरली में आपसे रेट इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब हमको पता है प्रिंसिपल दे रखा है बड़ी प्यार से आपको 1200, रेट आपको दे रखा है 20% का रेट लगेगा और आपको समय दे रखा है 2 साल का। आपसे पूछ लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। हम लोग सभी लोग जानते हैं 20% का रेट से अगर 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की आप बात करोगे तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगा सकते हो, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20। बोलो ये सब आपको पता होगा, डायरेक्ट कुछ करने का जरूरत नहीं, यानी टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 44% लगेगा। यही मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और यही मेरा क्या होगा ब्याज होगा प्रिंसिपल का। तो 1200 का 44% निकाल लो तो डबल जीरो कट जाएगा, यानी 12 गुना 44, तो 12 चौके 48 और 48 और 4 52, यानी 528 रुपए इसका क्या होगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से पूछा गया था, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्या बोला है, किसी राशि पर कुछ निश्चित वर्षों का साधारण ब्याज की समान प्रतिशत दर पर स्वयं उस राशि के बराबर है, वर्षों की संख्या निम्न में से किसके बराबर होगा, बता दो। अब यहां पर क्वेश्चन को अगर आप सिंपली समझते हो तो क्या बोल रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, किसी राशि पर किसी निश्चित वर्ष में, यानी कोई पर्टिकुलर कोई सर्टेन ईयर के लिए उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो साधारण ब्याज हो रहा है वो प्रिंसिपल के बराबर ही है। तो आपसे वही पूछना चाह रहा है कि बताओ टाइम कितना होगा, कितने समय में ये आपका बराबर हो रहा है, तो बता दो। अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा बनाओ, आप समझ चुके हो। अगर सिंपली अगर आप मान लेते हो प्रिंसिपल मेरा 100 है
और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है, 100 उसके बराबर ही हो जा रहा है। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 100, और प्रिंसिपल भी 100 है। और आपको हिंट क्या दे रखा है कि रेट और जो टाइम है ये दोनों एक बराबर है, यानी रेट और टाइम आपका एक बराबर है। अब आप यहां से नहीं निकाल लोगे, समय टाइम नहीं निकाल लोगे। हम सभी लोगों को पता है SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बोलो ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो, पूरा पॉपुलर ये आपका एक छोटा सा तो फॉर्मूला ही है साधारण ब्याज में। तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब आप यहाँ पर रेट और टाइम आप इसको कुछ भी मान लो, मैं x मान लेता हूं, और इसी x का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो 100, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 गुना 100, ठीक है, मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं। और P आपको दे रखा था 100, और ये क्या हो जाएगा, R और T ये दोनों को मैं x मान ले रहा हूं, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कट गया, यानी x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 100। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। यानी यही क्या होगा, 10 साल लगेगा और 10% का रेट लगेगा। आंसर हो जाएगा 10। बोलो क्लियर है। देखो आप उस क्वेश्चन को वर्बली भी बना सकते हो, मैं बस दिखा दे रहा हूं ताकि सभी लोग समझ पाएंगे कि हो कैसे रहा। बात समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर, पाइप ए बी सी टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइप सी। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटा में भर रहा है, बी आपका किसी खाली टंकी को 8 घंटा में भर रहा है। जब तीनों पाइप ए बी सी मिलकर भरता है तो 12 घंटे का समय लगता है। आपसे क्वेश्चन में यहां पर इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि बताओ पाइप सी के बारे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये आपको बताना है। यानी पाइप सी के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो बताओ, तो मैं इसको बनाता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ना पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछ लिया, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको मैं हटाता हूं यहां पर। ये क्वेश्चन आपका यहां पर आ गया। अब देखो, अब आपको पता है अगर कोई खाली टंकी को अगर ए 6 घंटे में भर देगा, बी 8 घंटे में भर देगा, और तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर 12 घंटे में भरेगा, तो टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपेसिटी तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मतलब ये 4 यूनिट भर पाएगा, ये आपका 3 यूनिट भर पाएगा, और ये लोग जब भरने आएगा तो आपका केवल और केवल 2 यूनिट भर पाएगा। अब यहां से आप देखो, अगर ए अगर 4 यूनिट भरेगा और बी अगर आपका 3 यूनिट भरेगा, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट भर पा रहा है, 7 यूनिट भर पा रहा है। मगर आप यहां पर देख रहे हो कि तीनों मिलकर केवल और केवल 2 यूनिट भर पा रहा है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया जो सी पाइप है वो क्या कर रहा है, ड्रेनेज पाइप है आपका एक, यानी वो आपका क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 7 यूनिट तो ए और बी मिलकर भर रहा था, जबकि भरा कितना रहा है, केवल 2 यूनिट भरा पा रहा है। तो इसका मतलब जो सी पाइप है वो कहीं ना कहीं 5 यूनिट खाली कर रहा होगा, तभी तो 7 में से 5 आपका लेस हो जा रहा, तभी तो 2 यूनिट पानी केवल फिल हो पा रहा है। यानी आपको पता चल गया सी पाइप के बारे कि सी पाइप जो है वो आपका 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो अब आप यहां से सी का क्षमता जान गए, तो अब आप बता सकते हो कि सी पाइप जो है वो पूरी टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। तो आप बोलोगे 24/5 घंटा में खाली कर देगा। तो बस इसको सॉल्व करो, मैं इसको हटाता हूं। तो सी पाइप के बारे पता चल गया कि वो 24/5 घंटा में खाली कर देगा। तो ये घंटा में है तो मैं मिनट में चेंज करने के लिए 5/60 से गुना कर देता हूं। तो 12×5 = 60, तो 12 चौके 48 और 4 12 2 24 और 4 28, यानी 288 मिनट लगेंगे खाली करने में। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे, तो 4 घंटा हो जाएगा, 4 गुना 60 यानी 240, ये 4 घंटा प्लस 48 मिनट लगेंगे पूरा खाली करने में किसी भी मतलब भरी हुई टंकी को। तो यहां पर मैं इसको हटाता हूं। अब यहां पर देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर 48 मिनट, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। अब यहां पर देखोगे थोड़ा सा धोखा भी हो जाएगा, यहां पर दे रखा है इट कैन फील, तो आपको पता है वो जो सी पाइप है वो तो भर ही नहीं रहा, वो तो खाली कर रहा है ना। तो आंसर डायरेक्ट आपका एम्प्टी हो जाएगा 4 घंटा 48 मिनट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला 320 रुपए में एक वस्तु को बेचने से एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आपको पता है कोई भी क्रय मूल्य खुद में क्या होता है, 100% होता है। अगर 20% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब उसको कितने में बेचा गया होगा, 80% में बेचा गया होगा। यानी इसी 80% का वैल्यू आपको दे रखा कितना, 320 रुपए के बराबर। आपसे बोला 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो 100% तो खुद में क्रय मूल्य होता है, 20% अगर फायदा चाहिए तो इसका मतलब है 120% में आपको उस सामान को बेचना पड़ेगा। यानी आपको क्वेश्चन में 80% का वैल्यू दे रखा है और 120% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
1% का वैल्यू 4 रुपए, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 गुना 4 यानी 480 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है? 1.728 इंटू 10⁶ का 0.1% गोलाकार पानी की बूंदे, प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है, तो मिलाकर एक गोलाकार बुलबुला बनाती है, तो बुलबुले का सेंटीमीटर में व्यास क्या होगा बता दो। यानी आपसे बुलबुले का आपसे डायमीटर पूछ रहा है सेंटीमीटर में। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आप लोग बनाए होंगे कि कोई भी मेंसुरेशन में कोई भी चीज को अगर जब हम लोग रिकास्ट करके यानी जब मेल्ट करके किसी भी आकार में बनाते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है वो आपका, अगर जो भी चीज मान लो कोई गोला है, अगर इसको हम पिघला कर अगर हम सिलेंडर बनाएंगे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये आप जानते होंगे। तो बस सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर भी हम लोग दोहराएंगे। यहां पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि किसी चीज का वॉल्यूम दे रखा है 1.728 इंटू 10⁶, यानी 1.728 इंटू 10⁶, इसका ठीक है, इतना वॉल्यूम का 0.1% यानी इतना वॉल्यूम का 0.1% गोलाकार पानी का बूंदे, प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है, तो उसी को मिलाकर जब बड़ा बुलबुला बनाएंगे तो उसका डायमीटर क्या होगा? तो पहले तो आप इसका 0.1% निकालोगे, तो 0.1% यानी पॉइंट यहां और नीचे आपका 100 चिपक जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर पहले सॉल्व कर लूं, क्योंकि यही इसका 0.1% होगा। 0.1% अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। अब ऊपर में देखो 10⁶ है, और नीचे अगर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? 1.728 इंटू 10⁻3, और नीचे ध्यान से देखो 10⁻ जो 3 था वो कट जाएगा, या फिर मैं इसको एक स्टेप आपका लिख ही देता हूं। ये क्या हो जाएगा? 3, और यहां पर भी 10⁻3, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहां पर आपका 10 का पावर में 3 है, यानी गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं 0.1% कितना होगा? इतना होगा, इतना ही होगा ना, 0.1%। तो वही बोला है, इसका 0.1% गोलाकार पानी की बूंदे, प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है। अब यानी क्या बोल रखा है? इसका जो ये आपका निकल गया इतना वॉल्यूम। अब इसका बोला है कि प्रत्येक का व्यास 2 मिलीमीटर है, तो उसी को मिलाकर एक गोलाकार बुलबुला बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 1728 है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको पता है कोई गोलाकार का अगर बात करेंगे, यानी अगर स्फीयर का वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 2 मिलीमीटर है, ध्यान दीजिएगा 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, तो ये व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। और सारा आपको बताना है सेंटीमीटर में, तो ये कन्वर्जन सब आपको कम से कम पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब 0.1 का क्यूब कर देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, और इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि एक बूंद का वॉल्यूम इतना होगा, तो टोटल मेरा वॉल्यूम था कितना? 1728 था कि नहीं था? बात समझ गए? यानी इतना का वॉल्यूम अब मिला के आपका क्या बन रहा है? एक बड़ा सा गोलाकार बुलबुला बन रहा है। तो जिसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब यानी ये कैपिटल आर ले लो। अब आप इसको सॉल्व कर लो, खत्म। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो 0.1 का क्यूब है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 का क्यूब। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो आपको पता है पॉइंट हटाओगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, नीचे आपका 1000 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? 1000 हो जाएगा। तो आर क्यूब, अब देखो ध्यान से, ये आर क्यूब, तो ये किसका क्यूब है? ध्यान से देखो, ये 12 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, यानी 12/10 का क्यूब इक्वल टू आर का क्यूब। तो आर का वैल्यू क्या आ गया? 12/10 आ गया, यानी मेरा जो त्रिज्या निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 1.2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आपसे मगर त्रिज्या नहीं पूछा था, आपसे व्यास पूछा था, यानी डायमीटर पूछा था, यानी इसका दोगुना कर देंगे, यानी 2.4 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? तो ये करना था आपको इतना। एक क्वेश्चन इसको देखो, यहां पर क्या बोला? पवन और सुनील का मासिक आय का अनुपात 4 और 3 है, और उनका मासिक व्यय का अनुपात 3 और 2 है। यदि पवन और सुनील का क्रमश 4000 6000 रुपए प्रति माह बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय का योग कितना होगा? बता दो।
तो अब आपका अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको पता होगा इनकम इक्वल टू होता है क्या, जितना आप खर्च कर रहे हो एक्सपेंडिचर प्लस जितना आप सेविंग कर पाओगे, यही तो टोटल, जितना सेविंग कर पाए और जितना आप खर्च किए वही तो मिला के आपका इनकम होता है, ये आप जानते हो। तो देखो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को उनका यहाँ पर इनकम का रेशियो दे रखा है और यहां पर उनका खर्च का अनुपात भी दे रखा है, ठीक है, खर्च का अनुपात दे रखा है और वो लोग कितना बचा रहे हैं वो भी मेरे को दे रखा है। तो अब मैं यहां पर सिंपली यहां पर मैं आपको जो, अगर ये आपको पता है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो अगर मैं सेविंग को अगर इनकम में से, समझ ना मेरी बात को, अगर मैं इनकम में से सेविंग को घटा दूं तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी खर्च के ही बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट से आप आगे बनाओगे। तो मैं इसको हटाता हूं, इसको अब समझ गए, यानी इनकम कितना था उन लोगों का अनुपात 4x 3x दे रखा है, तो ये आपका 4x हो गया, ये आपका 3x हो गया। अगर मैं इसमें से अगर इनके सेविंग को घटा दूं, यानी ये 4000 को घटा दूं और यहां से इसका 6000 में अगर घटा दूं, तो अब जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके खर्च का ही रेशियो के बराबर होगा। तो ये चीज आपको 3 और 2 दे रखा था। अब आप यहां से सॉल्व करके x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो आप इसको सॉल्व करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 यानी 8x, 3 गुना 3 9x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8 और यहां पर क्या होगा 18, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, बात खत्म। ये तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना करने की इतना जरूरत ही नहीं था। यानी x का वैल्यू आ गया 10,000, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तो टोटल इनका इनकम कितना हो जाएगा 4x और 3x यानी 7x, तो 7x इंटू एक्स 7 मतलब 7x ना, तो x का वैल्यू क्या है 10,000, तो 10 गुना 7 70,000, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन अब देखो, ये सिंप्लीफिकेशन है और मैं आपको बता दूं सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं एमटीएस में, और जो कि आप देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन भी इस तरीके का लेंदी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि आराम से बनाना, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग बनाते जरूर है मगर उसका आंसर ही नहीं मिल पाता, जिसके कारण से समय तो बर्बाद होता ही है बट आंसर भी नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आराम से बनाओ और कोशिश करें एक बार में आप इसका आंसर निकालने का, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, और आपको पता होगा अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो मैंने आपको बता रखा है चाहे जितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी लेंदी क्यों ना हो जाए, आप उसको ब्रेक ब्रेक करके सॉल्व करना सीखो, आप बहुत इजीली एक बार में आंसर ला पाओगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं पहले इसको ब्रेक कर लेता हूं। देखो ये पूरा पार्ट एक टाइप का अलग हो गया, बोर्ड मास आपको पता है, बस आप ब्रेक करना। देखो तो देखो पहले ब्रैकेट के अंदर में स्मॉल ब्रैकेट है, तो अंदर में ये आपको अलग पार्ट दिख रहा होगा और ये 1 अलग दिख रहा है और ये 10 आपका अलग दिख रहा है। उसी तरीके से ये आपका अलग हो गया एक जगह, ये 80 तो हट गया इससे, और ये 5 6 इसको अलग कर दो और ये पूरा पार्ट आपका अलग है। तो आपको पता है प्लस माइनस से हम लोग उसको अलग अलग कर लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करो, अब जिस जिस भी पार्ट को सॉल्व करना चाहते हो उसको सॉल्व करो। तो पहले सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको पता ऑफ का करते हैं हम लोग, तो 4 गुना 2 कितना होगा 8, 8 को जब 32 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। यानी इतना सॉल्व करने के बाद मेरे को केवल 12 मिला। क्लियर है। अब हम लोग अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो ऑफ का पहले सॉल्व करेंगे, तो 6 5 30 और 30/6 यानी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, और 5 को 5 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चूंकि देखो ये +1 है और ये -1 है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये 10 +1 -1, तो इसको सॉल्व करोगे तो केवल कितना बचेगा 10 ही तो बचेगा। अब 10 बचेगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपका 5, ये देखो मैं लिख देता हूं 5 ऑफ 6 तो है ही, मगर यहां पर देखो 7 ऑफ 8 ये 10 होगा, और ये डिवाइडेड है 80, और ये आपका देख लो ऐसे है क्वेश्चन। तो अब आप देख जानते हो, तो 8 का 10 से पहले गुना करोगे तो 80, और 80 और ये 80 गुना 7 और भाग में क्या 80, यानी ये और ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना केवल 7 बचा। तो यहां पर करोगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 30 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 23 बचेगा, और यहां पर आपका ऑलरेडी 12 था, यानी अब आगे क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ ये बच गया। अब यहां पर भी पहले भाग करोगे, तो 3 का 2 से भाग करोगे तो क्या होगा 1.5 आएगा, 1.5 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 गुना 7 7 होगा, और 3.5 यानी 10.5 हो गया। ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, तो 10.5। अब सॉल्व कर लो। तो यहां पर मैं 23 को वैसे ही रखूंगा, केवल 12 में से अगर मैं 10.5 को घटा दूं तो बचेगा कितना मेरा 1.5 बचेगा। अब यही 1.5 को जब मैं 23 में जोड़ दूंगा तो कितना बच जाएगा 24.5 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
एक और क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, फिर से इसको भी सॉल्व करो जल्दी जल्दी। तो आप पहले जिसको चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो, तो मैं पहले ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ, फिर नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका अलग पार्ट है, ये अलग है, ये अलग है, फिर आपका ये तो अलग ही होगा, फिर यहाँ से ये आपका अलग है, और इसके बाद ये। क्लियर है? अब जिसको साथ में सॉल्व करो, तो 72 को 9 से भाग दोगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 को घटाओगे तो 5 हो जाएगा। चलो इतना छोटा हुआ। फिर 3 गुना 2 6 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा, माइनस अब यहां पर देखो 5 गुना 2 पहले गुना होगा 10, अब 10 और 11, 11 से 2 जाएगा 9, यानी आपका हो चुका है, यानी 9 6 15, और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा केवल क्या, 5 बचेगा। अगर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो आपको दिख रहा है कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। मगर आगे भी फर्दर भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, ये तो कभी नहीं होने सरा क्योंकि 5 का मल्टीपल नहीं है, बट ये हो सकता है, चूंकि यहाँ पर अभी देखोगे तो ये भी पॉसिबल ही नहीं है, बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ। नीचे को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपका अलग हो गया पार्ट, ये अलग है, ये पूरा एक साथ है ब्रैकेट में, मतलब ये दो पार्ट अलग है, ध्यान दीजिएगा, ये साथ ही में अलग नहीं है, और ये आपका ये अलग हो गया, और ये आपका अलग हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो जल्दी। तो 8 से जब 4 को भाग दोगे तो कितना होगा, 2, 2 को 2 के साथ जोड़ोगे तो कितना होगा 4, माइनस 8 को 2 से भाग दोगे तो 4, और 6 चौके 24, प्लस 7 चौके 28, 28 में से 4 जाएगा तो 24, तो ये खत्म, बचा क्या, बोला ना। चलिए एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यदि दो घनों का आयतन 64 और 125 के अनुपात में है तो उनकी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बता दो क्या होगा। यानी अब दो कोई क्यूब का अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो पहले तो बता दो घन, मतलब कि अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला की बात करूं तो आपको पता होगा क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। अगर भुजा मेरा ए है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यानी आपको वही बोल रहा है कि किसी दो घनों का आयतन का अनुपात दे रखा है 64 और 125, तो मान लेते हैं ए क्यूब और ये कैपिटल ए क्यूब, तो ये चीज दे रखा है आपको कितना, 64 और 125 दे रखा है। तो इसका मतलब आप भुजा निकाल सकते हो, ए और बाई कैपिटल ए कितना हो जाएगा, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी 4/5 हो गया। यानी भुजा का अनुपात निकल के आ गया। आपसे उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब आप जानते हो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a²। तो 6 तो ऐसे ही कट जाना, यानी a स्क्वायर के टर्म में ही होगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर कर दो वही आपका होगा, क्योंकि 6 तो कट ही जाना है। यानी 6 × 4 का स्क्वायर और 6 × 5 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16 और 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला 13 संख्याओं का औसत अगर 42 है, यदि 14th संख्या शामिल की जाती है तो यह औसत 44 हो जाता है, तो 14वीं संख्या बताओ क्या होगा। तो अब आप जानते हो कि 13 संख्या का औसत अगर 42 है, समझना, अब जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। जब एक संख्या को और ऐड करने से औसत कितना हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है, यानी कितना का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, +2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी इसका मतलब आपसे पूछा है 14वीं संख्या ज्ञात करें, तो वो जो 14वीं संख्या होगा वो 42 तो होगा ही होगा, मगर साथ में वो +2 से सभी को बढ़ा भी दिया, यानी 14 नंबर, यानी टोटल पहले 13 था और एक आपका उसके खुद के जुड़ने के बाद 14, तो 14 में अगर 2 का गुना करेंगे तो 28, यानी वो नंबर कितना होगा, 70 होगा। बात खत्म, आंसर हो जाएगा 70। बोलो क्लियर है। क्योंकि आपका 2-2 करके बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर आपका 42 से तो बड़ा था, तभी तो वो आपका औसत में सभी का इंक्रीमेंट किया 2-2 का, तो जितने का इंक्रीमेंट किया 2-2 का इंक्रीमेंट किया, तो 14 लोग में 2-2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना होगा 28, और प्लस 7 में 42 तो उसका था ही, यानी 4 2 6 7। समझ गए। चलो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार और गोले का प्रत्येक की त्रिज्या r है। यदि गोले और शंकु का आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, बताओ। अब यहां पर कंडीशन पहले से दे रखा है कि अगर यदि गोले और शंकु का आयतन समान है, यानी स्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम है, तो आप मुझे बताओ पहले कि स्फीयर का वॉल्यूम होता क्या है। तो आपको पता है 4/3 πr³ होता है, इक्वल टू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr²h होता है। यानी ये तो कंडीशन आपको दे रखा था कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैंने दोनों का वॉल्यूम को सेम कर लिया, इक्वल कर लिया। एक कंडीशन और क्या दे रखा था कि अगर एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार
और गोले प्रत्येक की त्रिज्या r है। यानी अब क्या बोलना चाह रहा है कि गोले का त्रिज्या और वो शंकु का त्रिज्या r ही है, यानी दोनों का सेम रेडियस है। तो इसलिए मैंने दोनों जगह स्मॉल आर लिख लिया। अब आपसे पूछा है कि शंकु का ऊंचाई बताओ कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं। शंकु को ऊंचाई मतलब h का वैल्यू पूछा है, तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहां से अगर मैं काटूं यहाँ पर आर स्क्वायर को, तो ये आर क्यूब कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, यानी ये क्या आ गया 4r। ठीक है, 4r इक्वल टू स्मॉल h, यानी आपका ऊंचाई क्या होगा 4r होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला गया था कि व्हाट इज सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 15%। तो ये दो क्रमागत छूट का आपसे एकल छूट आपसे पूछा गया था। तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव लगाना जानते हो, तो 10% का पहला डिस्काउंट है, ठीक है, -10% का। सक्सेसिव में भी कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो पहला डिस्काउंट 10% का, फिर दूसरा डिस्काउंट है 15% का, और फिर दोनों का ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 गुना 15/100। तो ये कितना आ गया -25%, और ये आपका हो जाएगा 150 मतलब 1.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 23.5%, जो कि नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये डिस्काउंट मिल रहा है, यानी जो एकल छूट होगा वो 23.5% का होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आप 100 मान के भी बना सकते हो कि पहले 100% में 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 90 होगा, फिर 90 में आप 15% का डिस्काउंट दोगे। ठीक है, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 8/7 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जो एसपी है वो आपका 8/7 है सीपी का। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो ये एसपी और सीपी का तो रेशियो आपको पहले निकल के आ गया 8 और 7। इसका मतलब 7 का सामान 8 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/7 यही परसेंटेज जब पूछा है तो 100/7% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन आपका एचसीएफ से पूछा गया था, महत्तम संप्रवर्तक, तो आपको एचसीएफ बताना था, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ बता दो। तो देखो यहाँ पर 2 का क्यूब है और यहाँ पर आपका देखो 2 का क्यूब है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 के पावर में 5 है, तो मिनिमम पावर वाला देखते हैं हम लोग एचसीएफ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 2 है, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बोलो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बोला गया था कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 15% घटाया जाता है, यदि अंतिम मान 2040 आता है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा बता दो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि नेट चेंजेस क्या हो रहा है, नेट चेंजेस क्या हो रहा है आप चेक कर सकते हो। मैं सिंपली मान लेता हूँ, आप उसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं सिंपली मान लेता हूँ कि अगर पहले 20% बढ़ाया गया, तो अगर 100 में का अगर 120% बढ़ाओगे तो 120% मतलब क्या होगा 120 हो जाएगा। फिर 15% घटा दिया गया, तो 15% आप घटा दोगे तो मतलब आप 85% की बात कर रहे हो, यही आपका वो हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 5 से काटोगे 2 बार में, ये 17 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, यानी कितना आ गया 17 गुना 6 102, और यही किसके बराबर है 2040 के बराबर है। मैंने क्या माना था 100 नंबर को माना था प्रारंभिक नंबर को, तो आपको पता है 102 का वैल्यू अगर 2040 के बराबर है तो 100 यूनिट का वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे। 102 का वैल्यू अगर 2040 के बराबर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर होगा 20 के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुना 100 यानी 2000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन इसको देखो, क्या बोला है एक सप्ताह के 5 दिन में दैनिक औसत वर्ष अगर 30 एक सप्ताह के 5 दिनों की दैनिक औसत वर्षा, ठीक है, वर्षा 30 मिलीमीटर है, यदि छठे और 7वें दिन का वर्षा क्रमश 42 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर है, तो 7वें दिन का औसत दैनिक वर्ष क्या होगा बता दो। तो जल्दी से बता दो। अब आपको पता है किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन का तो औसत आपको दे रखा है कितना 30 मिलीमीटर दे रखा है, तो 30 मिलीमीटर मतलब 5 गुना 30 कितना हो जाएगा 150 मिलीमीटर हो जाएगा टोटल। छठे दिन का दे रखा है 42 और 7वें दिन का भी दे रखा है आपको कितना 25,
तो ये हो गया टोटल 7 दिन का, यानी 5 2 7 और 5 4 9 2 11 और ये 217, यानी 217 मिलीमीटर पूरा सप्ताह भर पानी हुआ है। तो औसत पूछ रहा है 7 दिनों का और दैनिक वर्षा क्या होगा औसत में बताओ। तो टोटल 7 से भाग दे देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 31 मिलीमीटर औसत होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन फिर से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है। अब देखो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, अभी जो हम लोग पहले सॉल्व किए थे ना, सेम डीआई पर ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि टेबल डीआई हम लोग समझ चुके थे, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि S3 पुस्तकों की संख्या विज्ञान की पुस्तकों की औसत संख्या के 1 स्थान तक का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। यानी सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ S3 बुक, यानी S3 बुक जो है टोटल कितना बुक दिख रहा है, 31 दिख रहा है। तो वही बोल रहा है कि S3 सब्जेक्ट का जो बुक होगा वो आपका टोटल साइंस बुक का औसत का कितना प्रतिशत होगा 1 डिजिट तक, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले तो आपको पता है कि S3 बुक में अगर मैं बात करूं टोटल कितने बुक है, टोटल आपके 31 बुक है। अब आप यहां पर साइंस बुक का औसत निकालोगे, और आपको पहली डेटा में दे रखा था कि विषम संख्या वाला जो बुक होगा वो आपका आर्ट्स का बुक होगा, यानी कला का बुक होगा, और जो सम संख्या में जो बुक होगा वो साइंस का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं साइंस का अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो कौन कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी साइंस वाले सब्जेक्ट में इसको हटाता हूं। साइंस वाले अगर सब्जेक्ट की बात करूं, सम संख्या वाले अगर विषय की बात करूं, तो ये S2 हो जाएगा, S4 हो जाएगा, S6 हो जाएगा। तो टोटल साइंस के कितने बुक हो जाएंगे, 29, ये 34, ये मैं लिख देता हूं 29, ये 34 और साथ में ये आपका 38। तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 8 21, 2 5 8 2 10, यानी टोटल 101 बुक हो जाएगा। चूंकि इसका औसत आपसे बोला है, क्योंकि साइंस के औसत बुक से परसेंटेज पूछा है, तो 101/3 हो जाएगा, 101/3 हो जाएगा। अब S3 बुक था कितना, तो S3 बुक आपका टोटल जो था वो 31 था। चूंकि ये आपका आर्ट्स वाला बुक है तो ये हो जाएगा 31, तो इसी का परसेंटेज आपको निकालने बोला है, तो इसको याद रखिएगा 101/3 है। तो मैं सबको हटाता हूं, यानी आपका टोटल S1 बुक आपका 31 है, और उनका औसत कितना हो जाएगा 101/3। तो 3 को मैं डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूं। अब यही चीज आपको परसेंटेज में पूछा था, इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 31 गुना 3 कितना हो जाएगा 93, यानी 9300/101। अब आप इसको 1 डिजिट के अप्रोक्स में आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 92 पॉइंट समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये आपका फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब ये आपका अलग डीआई का क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। पहले क्या दे रखा है, क्या टेबल में है, बोला है नीचे दी गई तालिका विभिन्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। जैसे देख सकते हो ये मार्क्स दे रखा है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। क्या बोला है कि जैसे कि 9 से 11 तक के मार्क्स जो है, 9 से 11 तक के जो मार्क्स के अंदर में है उसमें टोटल 6 स्टूडेंट का मार्क्स है, 5 स्टूडेंट का मार्क्स 11 से 13 के बीच में है, 2 स्टूडेंट का मार्क्स 13 से 15 के मार्क्स के अंदर में है। तो इसी तरीके से मार्क्स आपको दे रखा है 17 से 19 के मार्क्स के अंदर में 5 लोगों का मार्क्स है। समझ गए, ये आपको टेबल डीआई में आपको दे रखा है। आपका टेबल डीआई में क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। बोला व्हाट इज द मीन मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी प्रति छात्र मध्य अंक कितना होगा। तो आपसे मीन मार्क्स पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा मीन मार्क्स। तो मीन मार्क्स मतलब अगर आप निकालने जाओगे मीन मार्क्स, तो इसका मतलब आप समझ आ रहा है आपको, यानी आपको सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट का मार्क्स आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने लोगों ने, यानी टोटल मार्क्स, टोटल कितना मार्क्स आया है, और फिर जितने स्टूडेंट थे यानी टोटल स्टूडेंट हो गए, तभी तो आपको मीन मार्क्स मिलेगा ना। मीन मार्क्स मतलब क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स बाय टोटल स्टूडेंट। तो टोटल मार्क्स आप कैसे निकालोगे, तो देखो अगर मेरे को मार्क्स दे रखा है कि 9 से 11 के बीच में जो जितने भी मार्क्स है उसमें टोटल 6 स्टूडेंट है, तो मार्क्स का अगर आप बात करोगे यहां पर मध्य, अगर मार्क्स का अगर आप मीन मार्क्स का बात करोगे तो 9 और 11 का मध्य मार्क्स कितना होगा 10 होगा कि नहीं होगा 10, इन दोनों का मध्य मार्क्स क्या होगा 10 होगा। तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ आया। उसी तरीके से 12 हो जाएगा इसका मध्य मार्क्स, तो 12 गुना 50 मतलब 12 गुना 5 60 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 14 गुना 2 28, फिर आपका 16 गुना 2 ये 32 हो जाएगा, और 18 गुना 5 ये 90 हो जाएगा। यानी ये सभी का मार्क्स आ गया आपके पास। और टोटल स्टूडेंट है कितना जोड़ लो, तो 6 5 11 2 13 14 और 6 5 11 2 13 15 5 20, यानी टोटल हो गया 20 स्टूडेंट। अब सॉल्व कर लो, 6 6 12 यानी 120 और 210,
और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 60, यानी 270/20 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 13.5, यानी इसका आ जाएगा, इसका प्रति मध्य अंक जो है वो 13.5 का होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है, ए और बी का अनुपात दे रखा है, बी और सी के बीच में अनुपात दे रखा है, और सी और डी के बीच में अनुपात दे रखा है। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, तो अंश और हर का योग क्या होगा, जो ए और डी है, ठीक है, ए और डी का अंश और हर का योग आपसे पूछ रहा है। साथ में क्या आपको हिंट दे रखा है कि ये दोनों आपस में सअभाज्य है, यानी आपस में ये कोप्राइम है। तो पहले आप ए और डी का वैल्यू निकाल लो, ए बाई डी का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ए और बी के बीच में कितना रेशियो है, 3 और 4 का है। तो बी कितना है, 4 यूनिट है। यहां पर भी देखो बी 4 ही यूनिट है, और ये सी कितना है, 5 यूनिट है, और सी यहां पर भी क्या है, 5 यूनिट है। यानी ये सारा कुछ आपका बैलेंस है, ए बी सी डी। इनके बीच में अगर अनुपात की बात करेंगे तो 3 4 5 6 का अनुपात होगा। आपसे बोला है ए बाई डी, तो ए बाई डी का जब आप अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 3/6 का आएगा। अब ध्यान से देखो 3/6 का, तो ये 3/6 क्या आपस में सअभाज्य है क्या, यानी आपस में देखो क्या ये दोनों आपस में कोप्राइम है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कोप्राइम का डेफिनेशन क्या होता है, दो नंबर के बीच में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो दोनों आपस में कोप्राइम होगा, यानी सअभाज्य होगा। तो यहां पर अगर 3 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो 3 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। यानी आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए बाई डी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, सअभाज्य हो गया। अब इसी के पावर में 10 कर दो, तो आपको पता है 1 के पावर में 10, 1 के पावर में कुछ भी कर लो क्या होगा, एक ही होगा। प्लस अब यहां पर हर की बात करेंगे तो 2 के पावर में 10, तो 2 के पावर में 5 का वैल्यू 32 होता है। तो 32 गुना 32 कितना हो जाएगा, 1024। तो अंश और हर को जोड़ दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1025। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर बोला एक पुरुष सुबह 6 बजे पी से निकलता है और उसी दिन दोपहर 2 बजे क्यू पहुंचता है। एक अन्य व्यक्ति सुबह 8 बजे क्यू से निकलता है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पहुंचता है। वे दोनों किस समय मिलेंगे, ये बताओ। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मगर मैं बोलता हूं कि कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी फंसोगे ही नहीं। आपको सिंपली क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको ये जगह कोई पी है और ये कोई जगह क्यू है। जो पहला व्यक्ति है वो 6 बजे निकल रहा है और पहुंच कितने बजे रहा है, तो आप बोलोगे वो पहुंच रहा है 2 बजे, यानी इसको टोटल कितने घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है। दूसरा व्यक्ति एक जगह क्यू से निकल रहा है और वो पहुंच रहा है पी, इसको टोटल कितने समय लग रहा है, 8 बजे निकला है और वो पहुंच रहा है आपका कितने बजे, 3 बजे। तो टोटल कितने समय लग रहा है इसको, 7 घंटे का समय लग रहा है। बात समझ गए। अब मेरा एक सवाल का आप लोग जवाब दो। आपको पता है कि ये एक आदमी पी से क्यू निकला और एक आदमी आपका क्यू से पी पहुंचा, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो कांस्टेंट है, यानी दोनों लोगों ने सेम डिस्टेंस कवर किया। अब आपको पता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपको पता है इनके बीच में जब आपको बस टाइम का रेशियो है तो आप यहां से उनका स्पीड का रेशियो नहीं निकाल लोगे, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको हटाता हूं फिलहाल, आप समझ गए, एक को 8 घंटा लगा, एक को 7 घंटा लगा, बस यही चीज आपके लिए जरूरी था। तो ये हो गया, मान लो आपका इनके बीच में जो टाइम का जो रेशियो है वो कितना होगा, एक को 8 घंटे लगा और दूसरे को 7 घंटे का समय लग रहा है। तो अब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, S1 और S2 क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी 1/8 और 1/7, यानी 7/8 का रेशियो हो जाएगा। अब आप यहां से डिस्टेंस नहीं निकाल लोगे, 8 गुना 7 56, यानी 56 का डिस्टेंस आप किलोमीटर पता चल गया। अब आप जानते हो कि जो पहला व्यक्ति वो 6 बजे ही निकल गया, तो दोनों का आप क्या करो, टाइम को कांस्टेंट कर लो, यानी आपको एक व्यक्ति 8 बजे निकल रहा है और ये 6 बजे निकल रहा है। तो 6 बजे जो निकल रहा है तो 6 से लेकर 8 बजे तक देख लो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो आपको पता है अगर 7 का स्पीड से अगर वो चलेगा व्यक्ति 6 बजे, तो 2 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 14 घंटा, मतलब 14 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो 56 किलोमीटर में जब आप 14 किलोमीटर घटा दोगे तो बचेगा कितना, उनके बीच में डिस्टेंस 42 किलोमीटर बचेगा। अब आप कॉन्सेप्ट जानते हो, आपसे पूछा था कितने टाइम में मिलेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब उनके बीच में डिस्टेंस है कितना, तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और स्पीड होगा कैसे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो दोनों व्यक्ति का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का ऐड हो जाता है,
यानी 42/15। तो 42/15 को आप सॉल्व कर लो। तो इसको मैं हटाता हूं, तो यही तो आपको सॉल्व करना। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, 42/15, 42/15 गुना कर लेंगे मिनट में, तो 4, तो 4 गुना 8 और 4 4 16, यानी 168 मिनट लगेगा। 168 मिनट बोले तो 2 घंटा प्लस 48 मिनट। तो इसका मतलब 8 बजे के बाद 2 घंटा 48 मिनट लगेगा, यानी 10:48 में मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोला है नीचे, देखो ये तो वही आपका डीआई है, जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, आर्ट्स वाला साइंस वाला क्वेश्चन। क्या हो रहा था डायरेक्ट, क्या बोला है कि कला की पुस्तकों और विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात बताओ कितना होगा। यानी आर्ट्स का टोटल बुक और साइंस का टोटल बुक का रेशियो पूछा है। तो पहले आप मुझे बताओ सम विषम, आपको पता था विषम सब्जेक्ट वाला जो बुक होगा वो क्या का बुक था, आपका कला का बुक था, यानी आर्ट्स का बुक था। तो ध्यान दीजिएगा, ये आर्ट्स होगा, ये भी आर्ट्स होगा, ये भी आर्ट्स और ये भी आर्ट्स। तो हम सबको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 1 7 और 7 6 13 और 13 4 17, कैरी 1 2 3 6 9 और 9 4 13, यानी 137 बुक टोटल आपका आर्ट्स का होगा। साइंस का टोटल बुक हम लोगों ने थोड़ी देर पहले काउंट किया था, 101 साइंस का बुक था। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा आज का यहाँ पर ये सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोलूंगा कि देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्जाम में पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार आप लोग प्रीवियस पेपर को अच्छे से देख लो, ताकि उसी तरीके के क्वेश्चन के आप लोग आगे प्रैक्टिस कर सको और प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पास मैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं इसको कंटिन्यू करूँ ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।